इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ट्राइबल राइट्स को लेके जो चेंजिंग लॉज है या जैसे ट्राइबल राइट्स देखे जाते थे, जहाँ से हमारे राइट्स दिए गए ट्राइबल्स को, और अब जो हो रहा है वो क्या लैंडस्केप है, उसे कैसे आप डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आपको जोहार और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को जोहार। जय भीम, जय जोहार। आदिवासी इलाके में सबको मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, सब लोग जोहार बोलते हैं, जबकि भाषाएं अलग अलग होती है। एक तो आदिवासियों के साथ उनको राइट्स दिए नहीं गए थे, उन्होंने खुद लड़के अपने हकों को बरकरार रखा। और हम जो देख रहे हैं कि पिछले 200 साल से पहले कॉलोनियलिज्म के माध्यम से और बाद में कैपिटलिज्म और जो स्टेट है उसके माध्यम से उनके सारे जो राइट्स है पर बहुत आक्रमण हो रहा है और वो अभी भी अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो शुरुआत में क्योंकि बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए थे, जैसे संथाल हूल हुआ था, बिरसा उलगुलन हुआ था, भील एरियाज़ में भी काफ़ी विद्रोह हुए थे। बस्तर में भी 1876 में एक विद्रोह हुआ था। 1910 का भूमकाल बहुत मशहूर है। ये इसीलिए हुए थे क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा उनके जंगलों को आरक्षित करके उनसे छीना जा रहा था। तो लोगों को अपने जंगलों से बेदखल करके उनको जब उनके ऊपर ज़बरदस्ती फॉरेस्ट गार्ड के माध्यम से मतलब पूरा फॉरेस्ट गार्ड का सिस्टम। पहले तो लोग जंगलों और मतलब गांव में रहते थे, पर जंगल भी उनके गांव का ही हिस्सा था। तो जैसे हम लोग शॉपिंग जाते हैं या कुछ करने जाते हैं और हमारे घर सिर्फ घर में ही नहीं रहते ना, पूरा हमारा इलाका होता है, वैसे जंगल उनके इलाका था और वो आज़ादी से घूमते थे। जलाओ लकड़ी लेना है या प्लेट के बजाय में पत्तों का दोना बनाना है, वो सब तो जंगलों से ही मिलता है। तेल भी मिलता है, दवाइयाँ भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, बल्कि हमें भी जंगल से सब कुछ मिलता है। ये जो टेबल है जो आपके सामने है वो भी तो जंगल से आया है। आपका जो चॉकलेट है उसमें साल सीड का वो है, सब कुछ जंगलों से आता है। तो पहले लोग और यही लोग जंगलों के से लाकर बिक्री करते थे और जो शहरों में आता था वो भी जंगलों और इनके माध्यम से ही आता था। तो जब अंग्रेज़ आए तो उनको ज़रूरत थी कि शिप बिल्डिंग की, क्योंकि अपना एम्पायर बढ़ाना था। उन्होंने शिप्स और रेलवेज़ की, और रेलवे जो हम रेलवे के पटरी देखते हैं ना, जो अभी तो स्टील के बने हुए हैं या आयरन के बने हुए, तो पहले तो लकड़ी के बने हुए होते थे। तो उन्होंने जंगल को बंद कर दिया कि जो बड़े बड़े पेड़ है वो हम ही यूज़ कर सकते हैं, और आप के लिए अगर आपको कुछ अपना जलाओ लकड़ी के लिए एक छोटी सी निस्तारी जगह रखी जाएगी। तो जब जंगल लोगों का था तो उनको निकाल के उनके ऊपर ऐसा अन्याय करके फिर ऑब्वियसली लोग तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए ये सारे बड़े बड़े विद्रोह हुए थे जंगल को लेकर और लगान को लेकर, क्योंकि पहले लोग तो आज़ाद थे, उनके ऊपर लगान लगाया जा रहा था। और बहुत सारे बाहर से मनी लेंडर्स आके बस गए उनके इलाके में, बाहर के लोग आके बस गए, क्योंकि अंग्रेज़ उनको पूरी तरह से दबा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट बनाया था 1874 में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इलाके हैं वो जो रेगुलर लॉज होंगे बाकी देश के लिए, इनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा और वो अपने तरह से स्वशासित होंगे, क्योंकि एक तरह से अंग्रेज़ों ने भी रोल बैक किया कि हम लोग उनको ही अपने इलाके में छोड़ देंगे। जो फॉरेस्ट का यूज़ वो सब तो चला, माइनिंग का भी कुछ उस समय तो उतना नहीं था जितना अभी है, पर कुछ जैसे जमशेदपुर के इलाके में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था, टाटा स्टील एक्सेट्रा। अब फिर 1874 का एक्ट ने बोला कि ठीक है आप बाहर हो। 1919 में एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और एक 1935 के चलते, दोनों में यही कंटिन्यू किया गया कि
जो आदिवासी इलाके हैं, और अगर हम आदिवासी इलाके की बात करें तो 2 टाइप के आदिवासी इलाके हैं। एक तो सेंट्रल इंडिया जो जिसमें जैसे जो लार्ज पॉपुलेशंस है, कोया समाज का है जो ऑफिशियली गोंड बोला जाए बताते हैं उनको, और भील है, मुंडाओं है, उरांव है। तो जैसे वेस्टर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का एक भीलिस्तान टाइप का एरिया है। दंडकारण्य एरिया जो पूरा इलाका है आंध्रा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वो दंडकारण्य इलाका है। फिर पूरा एक ग्रेटर झारखंड इलाका है। तो एक्चुअली ये पीपल्स थे, ऐसा जैसे आंध्रा के लोग ने बहुत लड़के अपने लिए आंध्र प्रदेश बनाया, पोती श्रीराम ने फास्ट किया, महाराष्ट्र के लोग ने संयुक्त महाराष्ट्र का बनाया। तो इन लोग को भी एक अपना स्टेट मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एक्चुअली स्टेट टाइप के पीपल है। तो ये एक सेंट्रल इंडिया हुआ, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया हुआ, और कुल मिलाकर आदिवासी पॉपुलेशन इज़ अबाउट 8.6% ऑफ इंडिया, इट इज़ लाइक 705 डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसमें से ये बड़े बड़े पॉपुलेशंस हैं और बहुत ऐसे 75 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में हैं, जैसे अंडमान्स में, और जारावाज है, और चेंचूज है आंध्रा में। तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहलाएंगे। जो 1935 एक्ट में ये था कि एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज एक्ट एक लॉ बना, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह एक्सक्लूडेड एरियाज था, क्योंकि उसमें कोई भी वहाँ के उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगा, और वही मतलब सरकार चलाएगी। और जो बाकी इंडिया में हैं वो पार्शियली एक्सक्लूडेड, और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में, क्योंकि उस समय 1935 में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ गए थे कांग्रेस के, कि उनको कुछ पास दिए जाएंगे, पर आदिवासी इलाकों के लिए गवर्नर्स जो अंग्रेज़ होंगे वही गवर्न करेंगे। तो ये एक ट्रेडिशन आ रहा था। फिर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही थी, तो कैबिनेट मिशन प्लान था, तो उसमें एक क्लॉज था कि देयर विल बी अ कमिटी टू लुक इनटू आदिवासी राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स, और आदिवासीज़ को भी फुल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इस कमेटी में। अब ये दुख की बात है कि आदिवासीज़ को फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। मात्र 6 लोग थे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इन 6 लोग में से भी ज़्यादातर कुछ अपना मुंह खोलने वाले नहीं थे। सिर्फ एकमात्र जयपाल सिंह था झारखंड का, जो लगातार आदिवासियों की हक के बारे में बोलता रहा। उस समय फिर काफ़ी एवी ठक्कर भी थे जो ठक्कर बापा कहलाते हैं। इसके चलते ये एक 3 सब कमिटीज़ बनी, और ये कमिटीज़ ने आदिवासी इलाकों को टूर किया, और उन्होंने 5th एंड 6th शेड्यूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 6th शेड्यूल इज़ एप्लीकेबल टू नॉर्थ ईस्ट, 5th शेड्यूल इज़ एप्लीकेबल टू सेंट्रल इंडिया। अब उसमें ये था कि ये जो कानून है, बाकी देश में जो कानून है, इनको इन इलाकों में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र इलाके हैं, और अगर यहाँ कुछ होगा तो उनके राय से होना चाहिए। तो उसके लिए एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया गया, विच वॉज सपोज टू एडवाइज। ओरिजिनल स्कीम में जो जयपाल सिंह लोग ने सोचा था कि वो गवर्नर को कहेंगे कि हमारे इलाके में ऐसे ऐसे स्कीम्स होने चाहिए, और गवर्नर फिर उनकी बात सुनकर इन इलाकों के लिए अलग से कानून बनाएगा, या जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको मॉडिफाई करके अप्लाई करेगा। ये जो स्कीम था उन्होंने पूरी तरह बदल दिया कि गवर्नर विल रिफ़र टू इश्यूज टू ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को पूरी तरह वीक कर दिया। उस समय ये भी कहा था कि एक प्रपोजल था कि क्योंकि ये सारे इलाके बहुत ही अमीर इलाके हैं, माइनिंग के रिसोर्सेज बहुत हैं, सारे देश का जो खनिज है इन इलाके में कंसंट्रेट किया गया है, जंगल काफ़ी है, पानी है। ये था कि जयपाल सिंह ने प्रपोज किया था कि जो रिसोर्सेज इन इलाके से जाते हैं और जो आते हैं, क्योंकि सरकार का हमेशा कहना है कि ये लोग इतने पिछड़े हैं, हम उनकी देखभाल के लिए ये वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं, जबकि आप उनसे कई ज़्यादा मात्रा से उनके रिसोर्सेज बाहर निकाल रहे हो। तो अगर हमें पता चलता कि इस इलाके में रिसोर्सेज कितने निकल रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो साफ दिखता कि ये तो एक तरह का इंटरनल कलोनियलिज्म है, डेफिसिट चल रहा है। तो वो तो नहीं हुआ।
और इंडिपेंडेंस के बाद हम देख रहे हैं कि एक्चुअली 3 फेजेस है। एक तो मैंने बोला फॉरेस्ट के माध्यम से बहुत डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का। जो लार्ज डैम्स, अब सब नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुने हैं, वो तो लार्ज डैम से भी बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, यहाँ भी। और तीसरा अभी जो फेज़ है 2000 से लेकर लगभग अभी तक, वो माइनिंग का फेज़ है, जहाँ इतना ज़्यादा इन इलाकों पर हमला हो रहा है। आप बस्तर की बात लीजिए, हर जगह 1-1 किलोमीटर में सिक्योरिटी कैंप लग गई है, बड़े-बड़े हाईवेज़ आ गए हैं, और ये कहा जाता है कि ये माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, पर एक्चुअली तो जहाँ माओइस्ट नहीं भी है वहाँ भी इतने हाईवेज़ और कैंप्स हैं। तो सबको पता है कि ये बिल्कुल माइनिंग के लिए पूरे तरह से लोगों को। पर एक मेरा अगर आपसे सवाल हो कि हम हमेशा बात करते हैं कि माइनिंग की वजह से ट्राइबल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, पर अगर आप इलैबोरेट करें कि जैसे हम कहाँ ढूंढते हैं कि यहाँ कोल बहुत है, और वो स्टेज से जब तक यहाँ पे माइन होके कोल बाहर जाने लगता है, क्या क्या डिस्ट्रॉय होता है और क्या क्या क्रिएट होता है? लोकल लोगों के लिए काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनकी पूरी जीवनी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आप लोगों को देखना चाहिए, कोई भी इलाके में जो पहले अच्छी घनी फॉरेस्ट थी, हसदेवारन या कहीं भी, और अब जो माइनिंग में पूरा धरती को, ज़मीन को उखाड़ के, उसके अंदरूनी बाउल्स को निकाल के, बैरन लैंडस्केप, इतने ज़्यादा ट्रक्स, तो हेल्थ पर भी बहुत असर होता है। उनकी जीवनी जो जंगल पर निर्भर है वो तो ख़त्म हो जाती है, उनके खेतों पर धूल आके बसता है, और जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनको बड़ा अफसर का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आपने इतने सालों से शिक्षा नहीं दी कि वो कोई अच्छे पोस्ट में जाएंगे, तो सारे ज़्यादातर लेबर का ही काम कर सकते हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप बेलादिला, विच इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर मेनी ईयर्स, लाइक फॉर मेनी डेकेड्स, आयरन और जाता था बेलादिला से बस्तर में। वहाँ के सारे जो क्लास 4 वर्कर्स भी हैं, वो भी ज़्यादातर बाहर से आए हैं, और लोगों को क्या मिला? लाल पानी। ना अब सरकार का कहना है कि, और बाकी जनता भी कहेगी, ये तो देश का खनिज है, ये लोग का कोई राइट नहीं है। अब ठीक है, आपके घर में भी राष्ट्रपति भवन के नीचे अगर माइनिंग मिल जाए, या पार्लियामेंट के नीचे, या सुप्रीम कोर्ट के नीचे, आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो देश का खनिज है, आपको तो वो तो उनका प्राइवेट घर नहीं है। पर किसी का भी प्राइवेट घर हो, बिना कॉम्पनसेशन का, बिना उनसे पूछे का, क्या आप उनको उखाड़ दोगे? कुछ तो राइट्स होते हैं ना। ठीक है, आपके घर के नीचे खनिज है, तो आपको पूछा जाएगा, आपके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव, आपसे बात तो होगी ना। ऐसा नहीं कि आपको बस गोली मार के भगाओ, ऐसे तो कहीं भी नहीं होती, पर वैसे ही तो हो रहा है उनके साथ। अगर इतना देश का खनिज है तो, या देश का रिसोर्स है, तो ऐसा क्यों है कि बाहर के लोग ही आके उनके इलाके में बसते हैं? अगर वो लोग कहीं और जाके बसेंगे तो उनको भगाया जाएगा। झारखंड का कोई आदिवासी आके दिल्ली के घर में बस गया, तो वो लोग पूछेंगे नहीं कि आप कौन है, कहाँ से आए हो, क्या आए हो। पर उनके साथ तो वैसे ही हो रहा है ना, कि बाहर के लोग आके बस रहे हैं, उनका ज़मीन ले रहे हैं, और उनको चुप रहना पड़ेगा। हाँ, और सिर्फ रिसोर्स ही देश का नहीं है ना, लोग भी तो देश के हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और ये इलाके में इतना ज़्यादा नॉलेज है, और आज के ज़माने में, क्लाइमेट चेंज के ज़माने में, हम पर्पसफुली सुसाइड करते जा रहे हैं। पूरी दुनिया सुसाइड करती जा रही है, भाग-भाग के क्लाइमेट चेंज की तरफ। और ये लोग जो इतने सालों से अर्थ के साथ रह रहे, जिसके पास इतनी जानकारी है कि कैसे, जैसे जब जब सुनामी हुई थी, तो बाकी सब लोग पर काफ़ी नुकसान हुआ था, पर जारवाज़ जो अंडमान में है, उनको ऑलरेडी आइडिया था, वार्निंग था, उनको सी के बारे में नॉलेज थी, तो वो सब अंदर चले गए, इनलैंड चले गए। तो इस टाइप का नॉलेज, या बस्तर, ये छत्तीसगढ़ में 70,000 राइस वैरायटीज़ है, अब ये सारे गायब होते जा रहे हैं। ये बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो पौधे का हो, या लैंग्वेजेस का हो, या कल्चर्स का हो, यही हम सबको बचाएगा। ये मोनोक्रोमैटिक, वन नेशन, वन साइज़, वन कुछ, ये तो बिल्कुल सबको ख़त्म कर लेगा। ये माइनिंग की वजह से, या जो भी हमारा करंट कंजम्पशन है उसको ढूंढने की वजह से, जो आदिवासीज के साथ हो रहा है, वो अलग अलग स्तर पे कैसे बढ़ते जा रहा है विद टाइम्स? तो माइनिंग, अभी आप देखेंगे कि जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड ने बहुत सारे MOU साइन कर लिए हैं।
इन इलाकों में कोल है, आयरन ओर है, टीना है और ये भी लिथियम और यूरेनियम है। कभी डिस्कशन नहीं हुई है पूरे देश में कि हाउ मच डू वी नीड फॉर व्हाट पर्पसेस, क्या बना रहे हैं, शुड दिस बी बेटर यूज्ड एज फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल। क्योंकि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट का मतलब कहा जाता है कि वो कैंपा होगा कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका नेट वैल्यू डिपॉजिट करना पड़ेगा, पर एक्चुअली वो क्या वैल्यू है और लोगों के लिए क्या वैल्यू है वो तो कभी पूछा नहीं जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये माइनिंग के चलते लोगों का रिलीजियस सिस्टम भी पूरी तरह से नष्ट होते जा रहा है। अगर आप सोचे कि तिरुपति बालाजी जी में आप माइनिंग शुरू करें तो लोग का कैसे रिएक्शन होगा, मतलब कहीं भी आप सोचे कि। और वैसे ही ये जो सारे पहाड़े हैं वो आदिवासियों के लिए सेक्रेड है, चाहे वो नियमगिरी का पहाड़ हो या बेलादिला डिपॉजिट 13 में जो नंदराज का पहाड़ हो या सुरजागढ़ जो महाराष्ट्र में है। और यहाँ से पानी आती है पूरे इलाके के लिए, ऊपर से ही स्ट्रीम्स आती है। इट्स नॉट एज इफ सिर्फ आदिवासीज अफेक्ट होंगे, हम सब अफेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ इलाके इट्स बेटर टू प्रिजर्व फॉर द रिलीजियस एंड बायोडाइवर्सिटी वैल्यू ऑफ देम। आदिवासी राइट्स जो होने चाहिए देश में, वो कौन से फ्रेमवर्क में आदिवासी के हितों के लिए काम करेंगे? एक तो मेजर राइट है जो जैसे 5th शेड्यूल के अंतर्गत एक कानून है पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो जैसे बाकी देश में पंचायत एक्ट आ गया, 3 टायर पंचायत सिस्टम हुआ, तो ये था कि ये पेसा के चलते, क्योंकि इन इलाके में एक ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस था। और ये आप आदिवासी और दलितों के बीच में फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क है कि आदिवासी एक आदिवासी समुदाय जो है वो एक सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी है, और इसीलिए उनको जो राइट्स दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, ये मानते हुए कि ये एक सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी है। तो पेसा भी उसके अंतर्गत उस ट्रेडिशन से आता है कि अगर आप इन इलाकों में कुछ भी करते हैं तो गांव वाले से पूछना पड़ेगा कि आपके यहाँ कुछ भी आ रहा है, माइनिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपसे पूछना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका इलाका है। तो उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। जो दलितों के साथ हुआ था कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एंड विद इन द रिलीजन, तो क्योंकि हिंदू रिलीजन के चलते अनटचेबिलिटी था, उनके लिए जो राइट्स थे वह दोनों के लिए रिजर्वेशन का एक राइट है, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट सीट्स रिजर्व किए गए हैं। 16(4) भी, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(4) जिसमें क्योंकि आदिवासी और दलित इतने सरकार में ज़्यादातर नहीं, मतलब उनको पोस्ट ही नहीं है सरकार में, तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ सके, तो वो भी एक राइट है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो दोनों आदिवासी और दलितों में कॉमन है, और कुछ राइट्स आदिवासी स्पेसिफिक है क्योंकि वो एक सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी है। पर कभी उनसे पूछा नहीं गया, जैसे पेसा में है कि आपको पूछना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंसल्ट, गेट देयर कंसेंट। एक तो वो है, और दूसरी अभी 2006 में एक एक्ट आया था, फॉरेस्ट रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसमें क्योंकि उनके साथ, जैसे मैंने कहा ना शुरू में, कि लोगों को जंगलों से भगा दिया गया, ऑफिशियली तो ये सारा सरकार का जंगल हो गया। एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो देश का सबसे बड़ा ज़मींदार है, 24% लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, चाहे वो उसमें कोई जंगल हो या ना हो, उनके खाते में है। क्योंकि लोग जंगलों में खेती भी कर रहे थे, उनका ज़मीन को बाद में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया, तो कई ऐसे लोग थे जिसको पट्टा नहीं मिला, तो ये 2006 एक्ट के चलते उनको पट्टा का राइट मिल गया कि ये इतने सालों से, हम पीढ़ियों से ये हमारा खेती है, तो उसका रिकग्निशन। दूसरा कि अगर, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था, कि बेटर है कि लोग जो इतने जनरेशन से मैनेज कर रहे हैं फॉरेस्ट को, क्योंकि उनको ज़रूरत है फॉरेस्ट की, वही बेटर मैनेज करते, तो उसको भी मैनेज, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। ये फॉरेस्ट ऐसे कई गांव थे, 5000 गांव ऐसे कुछ है जो
फॉरेस्ट विलेजेस कहलाते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मजदूर के रूप में गाँव जंगल में बसाया, क्योंकि आखिरी फॉरेस्ट वाले तो काटने नहीं वाले थे, कोई लोकली तो काटेगा, तो उनको मजदूर के रूप में बसाया गया, उनको खेती करने दिया और उनको भी कोई पट्टा नहीं। तो एक तरह से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंधुआ मजदूर थे और ये एक्ट के चलते उनको वो राइट मिल गया कि ये हमारा पट्टा होगा। पर फिर भी कुछ शहर के लोग ने ये एक्ट को चैलेंज किया है कि इसके चलते बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जबकि बहुत सारा डाइवर्जन कुछ एक्चुअली मैं देख रही थी, शरद लेले का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ फॉरेस्ट राइट्स पर काम किया है कि अबाउट 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन डाइवर्टेड फॉर डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग 60,000 हेक्टेयर्स फॉर माइनिंग ओवर पास्ट 15 ईयर्स। तो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट का लॉस हुआ है वो माइनिंग और ऐसे डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, और ये जो अर्बन एनवायरनमेंटलिस्ट है वो गांव वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि आपके राइट्स के चलते फॉरेस्ट लॉस हो रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि काम लॉस तो किसी और जगह से हो रही है और लोगों का जो हक मिलना था वो नहीं दिया जा रहा है। और ये अर्बन एरियाज बने भी तो फॉरेस्ट बिल्कुल। के ही, तो आप उसकी थोड़ा आप उस पर इलाबरेट कर सकते हैं कि जो अर्बन और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, और क्या कोई भी तरह की एथिकल माइनिंग ऐसे देश में हो सकती है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी हो बिटवीन ट्राइबल्स ऑल्सो? देखें तो 90% आदिवासी रूरल एरियाज में रहते हैं। कुछ एरियाज है जो 10% जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनमें कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे आप आइजॉल देखेंगे, विच इज़ एक्चुअली जो मिज़ोरम, मोस्ट ऑफ मिज़ो पॉपुलेशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन आइजॉल। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि 1960s में जब मिज़ो नेशनल फ्रंट का मूवमेंट हुआ फॉर अ सेपरेट मिज़ो स्टेट, तो उनको सब अपने गांव से उजाड़ कर ऐसे कैंप्स में रखा गया। और इट्स जो वियतनाम में किया था ना अमेरिकन्स ने, और ब्रिटिश ने किया था मलया में, ये तो एक काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी था। तो उसके चलते सब लोग कैंप्स में आ गए। एक्चुअली इंडियन सरकार ने अपने पॉपुलेशन के खिलाफ सिर्फ आदिवासियों इलाके में बॉम्बिंग किया है, नागालैंड में बॉम्बिंग किया है, मिज़ोरम में किया था। 12 लोग मारे गए थे आइजॉल टाउन में बॉम्बिंग के, और एक डोंकी भी, और अभी बस्तर में मोर्टार शेल बॉम्बिंग हो रही है। तो पर ये जो काउंटर इंसर्जेंसी कि आप लोगों को हर्ड करके एक जगह रख के उनको बाहर नहीं जाने दोगे कैंप से, अंदर किसी को आने नहीं दोगे, उस टाइप का तो सिर्फ आदिवासी इलाके में हुआ है। तो इसीलिए आइजॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि बाहर के लोग बहुत आके बस गए। जैसे झारखंड में भी पॉपुलेशन 26% आदिवासी है। शुरुआत में अगर हम ग्रेटर झारखंड जो उनको मिलता, उसमें एक्चुअली ज़्यादा आदिवासी पॉपुलेशन होती और वो अपना आदिवासियत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते। कि मैं बस्तर की जिक्र करती हूँ क्योंकि पिछले 30 साल से मेरा काम ज़्यादातर छत्तीसगढ़ बस्तर में हुआ है। बहुत सारे बाहर के लोग आ गए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी 11 रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उसमें से एक डी रिजर्व हो गया है। तो हमेशा अभी एक मारवाड़ी विन करता है वहाँ से। और शहर में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे बाहर के लोग अपने बड़े बड़े लाउड स्पीकर से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। एक बड़ा सा राणा प्रताप का मूर्ति है, जबकि वहाँ का जो लोकल हीरो है गुंडाधुर, उसको एक छोटे से कोने में एक साइड पर उसका एक मूर्ति बनाया, जिसने जो लोकल लोग ने बनाया। एक तरह से पूरा टेक ओवर हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ तमिलनाडु में आकर मैं कहीं और के हीरोज़ को लेकर आती या हीरोइंस को लेकर आती, और यहाँ की भाषा बोली नहीं के लिए कोई जगह नहीं होता, कल्चर के लिए नहीं, और पूरा बाहर से, ये तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है। पर यही तो हो रहा है उनके साथ। और जो एथिकल माइनिंग, एक्चुअली मेरा काम इतना माइनिंग के ऊपर नहीं हुआ है कि कैसे किया जाए, अगर होना भी चाहिए तो क्योंकि डिबेट है कि माइनिंग कितनी माइनिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे लोग को बैठ के बात करना पड़ेगा कि एथिकल माइनिंग हो भी सकती है, अगर होगी तो कैसे होगी, वो
जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। पर जो करंटली हो रहा है, जो तरह से हो रहा है, वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। हाँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल उन पर थोपा जा रहा है, उनको उजाड़ कर उनका ज़मीन लिया जा रहा है, उनके खनिज लिए जा रहे हैं, उनके पानी लिए जा रहे हैं, उनको का पानी को लाल पानी में बदला जा रहा है और हम सब दिल्ली में बैठकर, बॉम्बे में बैठकर बिसलरी पीते हैं और इन इलाकों के रिसोर्सेज़ यूज़ करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं और वो लोग बड़े पिछड़े हैं और हमने पूरी तरह उनको दबा कुचले करके हमको अपने आप को अमीर बना के हम अपने से बहुत खुश हैं। जैसे जो ट्राइबल लीडर्स रहे हैं, what is the sort of situation or scenario and moments that have made them leaders? What have they done that the tribal people have said कि yo, you are my leader? जो पहले विद्रोह थे जैसे बिरसा मुंडा, उनकी जो विद्रोह थी 1900 में, जो बिरसा उलगुलन, उन्होंने भी ये जल जंगल ज़मीन की बात उठाई थी कि लोगों का ज़मीन है तो बाहर वाले कैसे उस पर लगान लगा रहे हैं, जंगल भी हमारा होना चाहिए। तो ये एक्चुअली जहाँ भी आदिवासियों का विद्रोह हुआ था या उनके लीडर्स हैं, ये जो भी जल जंगल ज़मीन, मेधा पटकर ने जो वहाँ के भी बहुत सारे लोकल आदिवासी लीडर्स भी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी लीडरशिप है, वो भी तो एक जल जंगल ज़मीन की इशू है। और फिर जयपाल सिंह जो झारखंड पार्टी के लीडर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने अलग से झारखंड राज्य का मांग उठाया जिसमें झारखंड की भाषाएं, उन्होंने ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मांग उठाया था कि आदिवासी भाषाएं को रिकग्निशन दिया जाए। पर अगर आप 8th शेड्यूल देखें तो सिर्फ 2 आदिवासी भाषाएं हैं, एक तो बोडो और संथाली, जबकि कोया समाज, गोंड्स 7.3 मिलियन लोग हैं और उनका कोई रिकग्निशन नहीं है। भील लोगों का भी कोई रिकग्निशन नहीं है, मुंडारी का कोई रिकग्निशन नहीं है और ये बहुत पुरानी भाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब उनका भी बहुत रिच कल्चर है इन भाषाएं में। शर्म की बात है कि इस देश ने कभी उन भाषाओं को मान्यता नहीं दी और अगर आदिवासी अस्मिता को रिकग्नाइज भी करे तो आदिवासी फेस्टिवल, अब बहुत ही इंसल्टिंग टाइप के ये जो आदिवासी फेस्टिवल्स होते हैं कि एक तरह से म्यूज़ियम, ब्राह्मण फेस्टिवल तो नहीं करते ना हम लोग, मारवाड़ी फेस्टिवल थोड़ी ना करते जिसमें एक मारवाड़ी घर बनाएंगे और मारवाड़ी खाना कैसे खाते हैं, मारवाड़ियों का क्या गुड्स है, ऐसे तो नहीं करते ना। पर हम हमेशा आदिवासी उसको ऐसे परेड, अरे बच्चे नाचो, अभी हमारे जो गेस्ट्स आ रहे हैं उनके लिए, उनकी अम्यूज़मेंट के लिए आप लोग एक नाच परफॉर्मेंस करो। ऐसे तो हमने कभी मारवाड़ियों, गुजरात में लोगों को नहीं बोला कि अभी चलो आप एक गरबा मतलब करते तो है वो वैंस के लिए और ट्रम्प के लिए या जो भी आते हैं उनके यहाँ पर, हमने उनको ऐसे कमांड परफॉर्मेंस तो नहीं किया ना कि आप परफॉर्म करो। उनको उनके साथ ऐसा ही है कि आप उनको पूरी तरह से एक टाइप से अपमानित करते एक हैं। तरह की ह्यूमिलिएशन है। हाँ, और एक आदिवासी, द आदिवासी विल नॉट डांस, एक बहुत सुंदर सा कहानी है हंसडा सोएंद्र शेखर जो झारखंड के लेखक है कि हम लोग अभी आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। तो बहुत सारे आदिवासी मुद्दे वो माओइस्ट टर्न ले लेते हैं, तो जो बाहर से देख रहा है उसको तो लग रहा है कि हाँ आपकी बात एक बार नहीं सुनी तो आपने सीधा गन उठा ली, पर इसमें कितनी सच्चाई है? लोग गन बहुत इजीली उठाते नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर आदिवासी इलाकों में लोग ने गन के माध्यम से लड़ाई की है। एक्चुअली जहाँ इफ़ेक्ट है मूवमेंट का, वहाँ उसी टाइप के मूवमेंट से लड़ते हैं। जैसे पूरे जो भील इलाके में हैं वहाँ तो माओइस्ट नहीं है, मुद्दे तो वही है। तो वहाँ एक तरह से काफ़ी गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उठाया, बहुत लोकल जैसे नर्मदा बचाओ और जैड्स है, जागरूक आदिवासी दलित संगठन, जो अलीराजपुर इलाके, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह की। हाँ, मैं नाम भूल रही हूँ पर बहुत सारे अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि जो तेलंगाना बेल्ट में था वो 1946 में तेलंगाना आर्म स्ट्रगल था, तो उसका एक तरह से ओवरफ्लो था बस्तर में। और क्योंकि लोग बहुत पीड़ित थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पुलिस से और पटवारी से,
उनको क्योंकि फॉरेस्ट इतना था और ज़मीन बहुत कम था, तो लोगों को ज़मीन की बहुत ज़रूरत थी, जैसे फैमिलीज़ एक्सपैंड कर रहे हैं। तो माओइस्टों ने जब वो आए थे 1980s की दशक में, तो उनको मदद किया इन चीज़ों के साथ कि उनके चलते गाँव में पटवारी आना बंद कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला आना बंद कर दिया। एक्चुअली उससे पहले जो पार्लियामेंट्री सीपीआई है वो भी काफ़ी ताकत में था, क्योंकि वही जल जंगल ज़मीन को लेकर लड़ रहे थे। और फिर उनको एक तरह से संगठित किया, गाँव में संगम बनाए गए। तो ऐसा नहीं था कि लोग बंदूक उठाए थे, लोग ये एक अल्टरनेटिव तरीका ढूँढ रहे थे जिसमें वो स्वशासित हो सके। और अभी जो पिछले 20 साल में जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है लोगों के लिए। सल्वाजुडूम शुरू किया गया था 2005 में, जिसमें सैकड़ों गाँव जलाए गए थे। वो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन था, स्टेट के द्वारा चलाया गया था, पर लोकल लोगों के बीच में गाँव में बंदूकें बाँटकर बोला था कि चलो आप जाओ माओइस्ट के खिलाफ लड़ो। तो फैमिलीज़ को एक दूसरे से लड़वाया गया और सब लोग को, जैसे मिज़ोरम में हुआ था रीग्रुपिंग, वैसे ही सल्वाजुडूम के कैंप्स बनाए गए थे। लोगों को फोर्स किया था कि आप जाओ, वो कैंप्स में रहो। लाख लोग करीब आंध्रा भाग गए थे, कुछ जंगल में छिप रहे थे, पूरा एरिया उजड़ गया था। बहुत सारे लोग को मारा था सरकार के द्वारा, माओइस्टों ने भी रिटेलिएशन किया। तब से पिछले 20 साल से पूरे बस्तर में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो रहा है, ज़्यादातर सरकार की तरफ से, पर माओइस्टों की तरफ से भी कुछ डेथ्स है, रिटेलिएशन है, पुलिस फोर्सेस पर भी अटैक हो रहा। तो अभी जो सिचुएशन है कि हर एक किलोमीटर में कैंप है, हाईवेज बन रहे हैं पूरे, और अभी जो हाल में हम सुन रहे हैं कि एक पहाड़ है जिसमें माओइस्ट को कुछ लीडर, मुझे पता नहीं कितने लोग हैं वहाँ या नहीं है, पर उनको घेर कर पूरी तरह से ऑपरेशन चालू है। तो जबकि माओइस्ट अब कह रहे हैं कि हमें पीस टॉक्स चाहिए, तो सरकार को भी शांति वार्ता के लिए तैयार होना चाहिए। अब जनता को तो शांति वार्ता बहुत सालों से कह रहे हैं कि हमें शांति वार्ता चाहिए। अब ये ऐन मौका उठा के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भी शांति वार्ता करे। दोनों साइड्स को अब बात करना चाहिए। मतलब अगर कोई भी कंट्री देखे एशिया में या एशिया के बाहर, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या वेस्ट देखे, या इवन गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, काफ़ी जगहों पे लगता है कि इंडिजीनियस कल्चर्स और उनके राइट्स की रिस्पेक्ट है। तो आपने कभी कोई ऐसा फ्रेमवर्क देखा पॉलिसी को लेके या मूवमेंट को लेके जो थोड़ा सेफगार्ड करता हो इंडिजीनियस राइट्स को? बिल्कुल, एक्चुअली देयर इज़ द यूएन ILO 160 एंड 107, जिसमें पूरी तरह से इंडिजिनस राइट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है, और उनके कल्चर, उनकी यूनिकनेस, उन सब का रिकग्निशन है इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल ट्रीटीज़, मतलब ये। पर इंडिया ने कभी रिकग्नाइज ही नहीं किया कि हमारे यहाँ कोई इंडिजिनस लोग है ही। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का पोजीशन है कि एवरीबडी इन इंडिया इज़ इक्वली इंडिजिनस। ऑन द वन हैंड हमारी जो मौजूदा सरकार कहती है कि ये लोग बाहर, मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस बाहर से आए, वो लोग इंडिजिनस नहीं है, और जो एक्चुअली इंडिजिनस है उनको भी रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि वो इंडिजिनस है, जबकि सब लोग are as much a part of this country, all are equally indigenous। पर जो indigenous peoples का जो framework है, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसमें ये भी है कि indigenous people का एक खास रिश्ता है अपने जंगलों से, अपने ज़मीन से, और उसको भी मान्यता देकर उनको indigenous people, और ज़्यादातर वो vulnerable है, उनकी भाषाएं जो मेन स्टेट की भाषाएं से अलग है, उनको इतना मान्यता नहीं दिया जाए। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिजिनस लोगों के डिस्क्रिप्शन का, जो सिर्फ ये नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। एक तरह से एक जैसे हमारे यहाँ भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग मान्यता है, वैसे ही इंडिजिनस पीपल एक अलग मान्यता है प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन और रिस्पेक्ट के लिए। जैसे अगर हम देखें इंडिया को लेके, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ होते जा रहा है, जैसे आपने 2005 का एग्जांपल दिया, और अब तो हम न्यूज़पेपर में ये पढ़ते भी नहीं है, 7वें या 10वें पेज पे भी ये पढ़ते नहीं है कि जो ट्राइबल्स के साथ हो रहा है। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ते हुए आप क्या देख रही हैं कि ट्राइबल राइट्स या ट्राइबल
आइडेंटिटी, वेयर डू यू थिंक इट इज़ गोइंग इसके आगे? आई थिंक अभी आदिवासी लोगों के, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या इधर मेनलैंड इंडिया में, उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो अपना रास्ता को खुद सोचना पड़ेगा कि इस माहौल में, स्थिति में वो कैसे करेंगे। और मुझे लगता है कि लोग सोच भी रहे हैं, जैसे बस्तर में मनीष कुंजाम लड़ रहे हैं, उन्होंने बस्तरिया राज मोर्चा शुरू किया। भारतीय आदिवासी पार्टी है राजस्थान में, और भी लोग झारखंड में सोच रहे हैं कि आगे अगर आदिवासी को अपने आप को बचाना है, कैसे किया जाए। अब मैं आदिवासी नहीं हूँ, मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, मैं बस एक समर्थक हूँ। हाँ, पर आपका तो फील्ड वर्क रहा है। मेरा फील्ड वर्क रहा है, पर अल्टीमेटली मैं तो सिर्फ सपोर्ट कर सकती हूँ। मेन लीडर्स तो वो खुद ही है अपने इलाकों से, उनको सोचना पड़ेगा कैसे आगे करना है, और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और बहुत सारे युवाएं हैं, जबकि हम एक देख रहे थे कि बस्तर में भी एक पिछले 21 से एक मूलवासी बचाओ मंच वहाँ के यूथ ने शुरू किया है। और वो लोग अपना कि हमें कैंप्स नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो इसके खिलाफ बोलते थे। तो वो लोग एकत्रित हुए थे अपना रास्ता, पर अब सब लोग अरेस्ट हो गए, मूवमेंट ही बैन हो गया है। तो एक तरफ से आप बोलते हो कि आपको माओइस्ट हथियार उठाते हैं तो उनको बैन करना चाहिए, पर जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से भी लड़ते हैं तभी भी आप उनको बैन करते हैं। तो मुझे में समझ नहीं आता कि ये सरकार आखिरी क्या चाहता है। ये तो समझ में आ रहा है कि उनका ज़मीन चाह रही है, उनके रिसोर्सेज चाह रहे हैं, पर लोगों के साथ आपका क्या सलूक होगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। पर जैसे अगर ये भी हम देखें एज एन एग्जांपल कि एक आदमी एक फ्लैट ले लेता है तो उसमें डबल डोर लगा देता है कि पहले मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा, देखूँगा बाहर कौन है और अंदर आने दूँगा। बट ये सब प्रिविलेज है नहीं ना आदिवासी आदमी के पास कि वो अपने पूरे इसको बाउंड्री कर ले या कवर कर ले। सो बिल्कुल, आई मीन आपने बिल्कुल सही बात की। जैसे हर आरडब्ल्यूए एक रजिस्टर मेंटेन करता है, गार्ड कर रखता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। पर जब झारखंड के पत्थलगढ़ी एक मूवमेंट शुरू हुआ था कि वो लोग अपने-अपने गाँव के सामने एक बड़ा सा पत्थर गाड़ के रखे हैं, जिसमें उन्होंने संविधान के प्रावधान इंस्क्राइब किया है। तो और उनका कहना है कि अगर आप हमारे गाँव के अंदर आओगे तो हमारे परमिशन से ही आओगे। तो उन सबको अरेस्ट कर दिया, उन सबके खिलाफ केस डाल दिया। अब ये अगर उनका हक नहीं है तो फिर ये आरडब्ल्यूआई का हक क्यों है? वो भी तो पब्लिक ज़मीन है, और ये तो गाँव बहुत पुराने हैं, तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि आपका हक नहीं है कि जो बाहर से आए उनसे पूछे या कुछ भी करे। मतलब ये कंट्री में बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड्स है। जो हिंदू अपर कास्ट के लिए चलेगा वो चलेगा, और बाकी लोग के लिए नहीं चलेगा। इट्स नेवर के कोई ट्राइबल आदमी अपना जंगल का ज़मीन बढ़ाने कहाँ गया हो। आप जा रहे हो जंगल कुछ लेने और ये रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्राइबल आदमी जाता है और बोलता है नहीं नहीं मुझे ये जो गांव है उसे जंगल बनाना है। और एक्चुअली वो शहर आ रहे हैं, पर बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि पर वो लेबर के रूप में आ रहे हैं। आप देखें कि जो गुजरात की जो सारी शुगर केन फार्म्स है, या आंध्रा के जो चिली फार्म्स है, वो सारे उसमें आपको आदिवासी लेबर मिलेगा। हैदराबाद में, सूरत में, जो शहर में, बॉम्बे में, दिल्ली के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो ज़्यादातर आदिवासी लेबर है, क्योंकि उनको पुश किया जा रहा है, ज़मीन नहीं है, और शहर में उनके लिए जगह नहीं है, फुटपाथ पर सोना पड़ता है। इतना जो रिच कल्चर है हमारे देश में आदिवासियों का, वो एक तरह से फुटपाथ पर अपना दम घुट-घुट कर ख़त्म होते जा रहा है। तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटीज है हमारे आदिवासी समाज को लेके वो ग्राउंड पे कैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही या क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही? अनफॉर्चुनेटली सरकार, जिसको लोगों की रक्षा करना चाहिए, पूरी तरह से लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे एनवायरनमेंटल पब्लिक हियरिंग होती है, कोई भी प्रोजेक्ट, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें जो असली अफेक्टेड लोग हैं उनको
बचने ही नहीं दिया जाता है। उनको अपने गाँव में एक तरह से बंदी रखा जाता है। बाहर के लोग जो इसका कोई लेना-देना नहीं है उस प्रोजेक्ट से, उनको बस इन किया जाता है ताकि वो कंसेंट दे सके। तो कई ऐसे फ़र्ज़ी पब्लिक हियरिंग्स हुए हैं, फ़र्ज़ी ग्राम सभा हुए हैं, जिसमें जो प्रोसीजर्स है वो नहीं फ़ॉलो किए जाते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। और अभी जो आप देखेंगे जो बड़ा निकोबार प्रोजेक्ट हो रहा है, जो पूरी तरह से 72,000 करोड़ का पूरे निकोबार का शक्ल ही बदल देगा। तो उसमें भी ट्राइबल काउंसिल का कंसेंट लेना था। वो तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने कर लिया, पर वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारा कंसेंट नहीं लिया गया है। वन सिंगल वर्ड, फ्रॉड एंड फोर्स। और अगर कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको माओइस्ट बता दिया जा रहा है। अब हर कोई अगर अपने हक के लड़ने वाले, चाहे शहर में हो या गांव में हो, अगर उनको माओइस्ट, नक्सल बताया जा रहा है तो इस देश के संविधान का क्या होगा? क्या हमें अपने हकों के लिए बोलने का मतलब राइट नहीं है? तो फिर आप पूरी तरह संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है सबके लिए, क्योंकि सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। पर आदिवासियों के साथ बहुत सालों से, बहुत दशकों से, पिछले 1 सेंचुरी से उनके ऊपर हमला हो रहा है। और ये ताज्जुब की बात है कि इसके बावजूद भी लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतना रेजिस्ट कर रहे हैं। और कभी मतलब एक बार मैं गांव गई थी, फायरिंग हो रहा था और एक आदिवासी महिला आम काट रही थी, सुखा रही थी और मुझे थोड़ा आम दिया। बगल में फायरिंग हो रहा है और फिर भी इतने हॉस्पिटेबल है, इतने जेनरस और जेंटल है। और हम लोग को शर्म आना चाहिए कि We're not doing enough to protect. Yeah. Thank you so much for joining Thank you. me. I had a great time. Thank you so much. Yeah, end clap.